नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं जेएमएस ग्रुप के एमडी सुभाष यादव। आइए जानते हैं आरबीआई के द्वारा 2000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया है, इसका कितना प्रभाव रियल एस्टेट कारोबार पर पड़ने वाला है। अब देखिए, चाहे 2000 का नोट बाहर किया जाए चाहे 500 का किया जाएगा, अगर पैसे पर रोक लगेगी तो रियल एस्टेट ही नहीं सारे व्यवसाय पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस बार का जो ये नोटबंदी है 2000 वाली, इससे तो मुझे मार्केट में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि लोग परेशान हों या लोगों को इससे घबराहट हो। क्योंकि पहली बार जो नोटबंदी हुई थी सारे बड़ी नोटों को लेके, उसमें तो जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड दिखा और बौखलाहट थी। अब देश में ऐसा अफरा तफरा मची थी कि देश अब नहीं बचेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन इस बार अलाउंस होने के बाद मैं देख रहा हूँ किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जिस नोट को इन लोगों ने बंद किया है या जिसको जमा कराने का आदेश हुआ है, वो नोट ऑलरेडी हमको लगता है कि मार्केट से बाहर ही हो चुके थे। हमको लगता है मैक्सिमम बैंक के पास पहुंच चुके थे। अभी चलन से 2000 के नोट को बाहर किया गया है, तो ये नोट किसके पास डंप है जो सबसे अधिक प्रभावित होने वाले हैं। दूसरा सवाल ये है कि रियल एस्टेट कारोबार में ऐसा कहा जाता है कि 35% लगभग काला धन ही प्रयोग होता है। तो इन दोनों सवाल का एक जवाब दीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए, रियल एस्टेट दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है। इसलिए सबसे बड़ा व्यवसाय है कि इंसान के जीवन को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ों की बेहद ज़रूरत होती है। उन 3 चीज़ों में सबसे महंगा मकान ही होता है। तो मकान महंगा है तो सब स्वाभाविक है कि सबसे बड़ा व्यवसाय हो गया ज़िंदगी का। तो सबसे बड़ा व्यवसाय हो गया, तो इसमें किसी भी तरह का पैसा जो लोगों के पास रखने से बचता है वो रियल एस्टेट में ही आके लगता है। और रियल एस्टेट दुनिया का सबसे व्यवसाय बड़ा होने के साथ साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करने वाला भी व्यवसाय रियल एस्टेट ही है। जो आपने कहा कि भाई किसके पास पैसा है, डंप हो सकता है, क्योंकि व्यवसायी तो पैसा उसके पास इतना न डंप करने की जगह है न वो डंप कर सकता है, क्योंकि वो पैसे से पैसा कमाता है। और जिन लोगों के पैसे आते हैं, लगते हैं, जो भी होता है कि भाई हर आदमी की रियल एस्टेट से उम्मीदें जुड़ी हुई है। तो व्यापारी के पास तो पैसा होता नहीं है, बाकी किसके पास पैसा होता है। क्योंकि आप एक अच्छे पत्रकार हैं तो आपको पता होगा कि अगर ये चलन से बाहर हुई है नोट, तो वो पैसा जो बचा हुआ है, क्योंकि ये चलन से बाहर हुई तो उसके पहले ही वो पैसा मैक्सिमम मार्केट से हट चुका था, बैंक के पास जा चुका था। अब जब से अलाउंस हुआ है कि 2000 की नोट को जमा किया जाए, चलन से बाहर होने वाले हैं, तब से जो गाँव गिराव में 1000 2000 या 2-4 नोट रखे थे उनका भी मार्केट में निकल के आ गया। जो बड़े दम करने वाले थे वो हमसे बेहतर आप बता सकते हैं। सुभाष जी, प्रधानमंत्री मोदी की स्मार्ट सिटी बनारस में जिस तरह का विकास होना चाहिए वो आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज, वाराणसी विकास प्राधिकरण जिसके दायरे में पूरा निर्माण कार्य हो रहा है, उस जो एजेंसी है उससे आप लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी देखिए, जो जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है बनारस, क्योंकि यहीं से वो सांसद हैं और यहीं के सांसदी पे आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं। तो 10 साल का कार्यकाल, लगभग 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 10वां चल रहा है। तो जो प्लान होना चाहिए, जैसे मुंबई में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, जो प्राधिकरण के पास प्लान है, जो स्ट्रक्चर डिजाइन है, जो प्रोजेक्ट डिजाइन है, वो प्लान तो सच में कहिए तो अभी बनारस में नहीं आ पाया है। क्योंकि बनारस में मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इन जो बड़े शहर हैं, जो बनारस के ऊपर वाले शहर हैं, उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उस तरह के प्लान की ज़रूरत है। लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है, इंटरनल क्या इन लोगों के पास प्लान नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ पा रहा है। अगर हमारा प्राधिकरण, वाराणसी प्राधिकरण, अगर उस लेवल पे प्लान नहीं कर पा रहा है तो उसको प्लान करने की ज़रूरत है। क्योंकि बनारस प्रधानमंत्री जी के आने पे काफ़ी अच्छा विकास किया है, चारों तरफ रोड अच्छे दिख रहे हैं। सबसे बड़ा विकास कॉरिडोर का हुआ है। कॉरिडोर को ओपन होने के बाद यहाँ पे होटल और जो भी गेस्ट हाउस थे उनके कारोबार चरम पे हैं, खाने पीने की चीज़ें चरम पे हैं। तो कारोबार तो बढ़ा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमारा जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बीडीए है, उसको प्लानिंग बड़े लेवल पे करनी पड़ेगी, तब बनारस और विस्तृत होगा
और बेहतर रोजगार देने के अवसर भी प्राप्त होंगे। सूबे की योगी सरकार ये दावा करती है जीरो टॉलरेंस की बात। आपको क्या लग रहा है कि रियल एस्टेट कारोबारियों के साथ जो उनको अड़चनें आ रही, जो समस्याएं आ रही हैं, जो बीडीए के मातहत कर्मचारी हैं, क्या मोदी जी के और योगी जी के उम्मीदों पे वो खरे उतर रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत हो रही है? योगी जी, देखिए हम किसी पार्टी के लेवल पे बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पर्सनली अगर योगी जी की बात हो रही है तो हमको तो लगता है योगी जी के जैसा मुख्यमंत्री अभी तक यूपी को नहीं मिला है। इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के भी इतना मेहनत करना शायद अन्य मुख्यमंत्रियों के बस की बात नहीं है। आज वो मुख्यमंत्री के पद पे हैं, वो हमने अपने लाइफ में, अपने पूरे करियर में बनारस जैसे शहर में इतना दौरा करते हुए किसी मुख्यमंत्री को हमने नहीं देखा है। तो जब बनारस जैसे शहर में इतना दौरा है तो उत्तर प्रदेश के और शहरों में उनका कितना दौरा होगा। तो इससे साबित होता है कि वो जितने मेहनती हैं उतने ईमानदार भी हैं। पर्सनल लेवल पे मैं योगी जी को यही कहना चाहता हूँ, भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। ऐसे मुख्यमंत्री बार बार रिपीट हो, क्योंकि आज तक किसी के पास, जो भी मुख्यमंत्री हुए, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो ऐसा डिसीजन ले जैसे डिसीजन उन्होंने लिया है। तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी जी को मैं अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामना और माता पिता के आशीर्वाद के साथ उनके ऊपर जनता की कृपा की कामना करता हूँ। और बाकी टॉलरेंस पे बात करिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी के अलावा बाकी जो कुछ भी हो रहा है पूरी जनता और पूरे पत्रकार बंधुओं को पता है, उसमें हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के लेवल पे मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री अभी तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला था। मुख्यमंत्री हैं लोग, हम ये नहीं करें वो बुरे हैं, लेकिन ये सबसे बेहतर है और सबसे मेहनती और सबसे ईमानदार है। गुंडे और माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई किया प्रदेश की सरकार ने, और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा विधानसभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और आपने देखा अतीक और मुख्तार की जो स्थिति हो रही है, इससे आप कहाँ तक सहमत, और इस तरह के जो कड़े कदम सरकार उठा रही है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक हमने अपने जीवन में जितने मुख्यमंत्री देखिए, जिस तरह का डिसीजन जैसे जैसे सिचुएशन में माननीय योगी जी ने लिया है, अभी तक बहुत सारे मुख्यमंत्री थे उनको भी ले लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिए। तो इसका मतलब वो निडर है, उनको ये नहीं आगे है कि मैं मुख्यमंत्री रहूँगा तो मेरे साथ क्या होगा, या मैं दूसरे मुख्यमंत्री आएंगे तो मेरे साथ क्या करेंगे, या जिन क्रिमिनल के साथ मैं इतना कड़ा डिसीजन ले रहा हूँ वो मेरे साथ क्या करेंगे। इन सब से ऊपर उठ के मुख्यमंत्री का जो मेन रोल होता है वो निभा रहे हैं, जो डिसीजन होता है। हाँ, थोड़ा शब्दों का जो कड़ा प्रभाव है, इससे जनता के ऊपर बहुत असर पड़ता है। ऐसे शब्दों को ना बोलें तो अच्छा रहे, क्योंकि उनको जाने अनजाने में बच्चे से लेके बड़े फॉलो करते हैं। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपाल, हमारे राष्ट्रपति अगर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये रहे सुभाष यादव, जिन्होंने क्लाउन टाइम्स के सभी सवालों का जवाब बड़े ही बेबाकी से दिया। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अशोक जी, और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, क्योंकि आप बहुत ईमानदारी और मेहनत से जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप पूरी टीम के साथ धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू, धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।